हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या सीखा था? साइन लॉ, उसका डेरिवेशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, है ना। साथ में अपन ने ये भी सीखा था कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल है ना, या फिर परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल है, तो उनमें क्या अलग अलग रूल्स अपन अप्लाई कर सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सबसे पहले कोसाइन लॉ के साथ। कोसाइन लॉ के फॉर्मूले सीखेंगे, उनका डेरिवेशन सीखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अपन आएंगे किस पे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसके बाद आएंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पे। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो टॉपिक का नाम है अपना कोसाइन लॉ। कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। तो अब आपको कोसाइन लॉ पढ़ना है। ठीक है, मान लो आपका वेक्टर से एक ट्राइंगल बन रहा है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर है। ये कौन सा आपने ट्राइंगल बनाया? ये आपने हेड टेल ट्राइंगल बनाया। मतलब एक के हेड से दूसरे की टेल को जोड़ के फिर दूसरे वाले के हेड से थर्ड वाले की टेल को, ये साइक्लिक ट्राइंगल बोला जाता है। ये सेम ट्राइंगल आपने साइन लॉ में भी बनाया था। अगर मैं आपको बोलूं कि ट्राइंगल की नेमिंग कर दो ए बी सी, तो आप बोलोगे ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल हमारा बी है, और जो थर्ड वाला एंगल है, ये थर्ड एंगल हमारा एंगल सी है। एंगल सी के सामने वाली साइड को की लेंथ को हम सी बोलेंगे। एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ को हम बी बोलेंगे, और एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ को हम ए बोलेंगे। क्लियर है? यहां तक मान लेते हैं कि एंगल ए के सामने वाला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, एंगल बी के सामने वाला वेक्टर बी वेक्टर है, और सी के सामने वाला वेक्टर सी वेक्टर है। आपको कोसाइन लॉ को प्रूफ करना है। तो पहले कोसाइन लॉ का फॉर्मूला देखते हैं, होता क्या है। कॉस ए क्या होता है? यहां पे क्या है? ए। तो देखो आपको लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो एंगल है उसी की साइड को बाद में सब्ट्रैक्ट के साथ लिखना है, माइनस के फॉर्म में लिखना है। इस ट्रिक से आप याद रखो इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट है आपका कॉस बी। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल सब्ट्रैक्ट में जाएगा। सिमिलरली तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपना कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस के आगे एंगल सी है, इसलिए माइनस में भी सी आएगा। ये जो है कैपिटल ए बी सी ये एंगल्स हैं, और ये स्मॉल ए बी सी जो है ये साइड्स की मेजरमेंट्स है। ये कॉस के 3 फॉर्मूलेज होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसका प्रूफ। क्या पढ़ेंगे भाई? इसका प्रूफ, यानी कि इसको डिराइव कैसे करा जाता है ये सीखेंगे। तो अब जरा आप ये बताओ कि इस डायग्राम में जो ये 3 वेक्टर्स हैं, बी से सी तक वेक्टर गया ए, फिर सी से चालू हुआ ए तक गया बी वेक्टर, फिर ए से वापस आ गया सी वेक्टर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, चाहे आप इधर देखो या इधर। मतलब ये साइक्लिक है। तो जब 3 वेक्टर्स साइक्लिक ट्राइंगल बनाते हैं तो तीनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वो आता है 0। ठीक है, 0 वेक्टर के इक्वल। 0 वेक्टर का मतलब 0 होता है, ऑब्वियसली सबको पता है। अब अगर मैं इस सी को उधर ले जाऊं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल हुआ? माइनस सी वेक्टर के इक्वल हुआ। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल कब होता है? जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव साइन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है।
तो जैसे ही आप मॉडुलस का सिंबल लगाओगे, मतलब मैग्नीट्यूड करोगे, तो आप नेगेटिव को क्या बना दोगे? पॉजिटिव। ऐसे समझ लो कि मॉडुलस नेगेटिव चीजों को क्या बना देता है? पॉजिटिव। आप दोनों तरफ स्क्वायर का सिंबल लगाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक अजम्पशन कर लो। क्या अजम्पशन करो? लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। अच्छा, स्मॉल लेना, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। स्मॉल लेटर्स क्यों? क्योंकि आपने डायग्राम में और फॉर्मूले में उन्हीं को यूज करा है, तभी तो प्रॉपर अपना एज इट इज फॉर्मूला चेक होगा कि आया है नहीं आया। तो आप यहां पे स्क्वायर करो। जब भी आप वेक्टर्स में होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो या वो नेगेटिव का हो, तो हमेशा आप नॉर्मल आइडेंटिटी लगाओगे, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब एक चीज ध्यान रखोगे, यहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है। चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो या नेगेटिव का स्क्वायर करो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और इक्वल टू में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ए, इसकी जगह बी। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ए यानी कि स्मॉल ए, मैग्नीट्यूड बी यानी कि स्मॉल बी एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। अब क्या करें? अब यार यहां थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो दो वेक्टर्स के बीच में बनेगा। दो को इनिशियल वेक्टर्स, ध्यान रखना कौन से को इनिशियल? ए और बी, क्योंकि इन्हीं का तो स्क्वायर खोल के आपने डॉट प्रोडक्ट करके थीटा लगाया है। क्लियर? तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये है थीटा। तो अब जरा डायग्राम पे आते हैं। ए वेक्टर कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। बी वेक्टर इधर जा रहा है। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। इनके बीच में क्या इसको थीटा बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थीटा हमेशा को इनिशियल वेक्टर्स के बीच में बनता है। तो मैं क्या इस वेक्टर को या तो आगे बढ़ा देता हूं, प्रोड्यूस कर देता हूं, या इसको उठा के आगे ले आता हूं। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, सबको पता है। तो अब मैं अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, ये लॉजिक अपन ने साइन लॉ के डेरिवेशन में भी सीखा था। तो अंदर वाला एंगल है सी, है डायग्राम में ये सी, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? 180 माइनस सी। ये है आपका क्या? ये है आपका थीटा, यानी कि ए और बी वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। इस पॉइंट पे ये दोनों क्या बन गए? को इनिशियल बन गए। तो थीटा क्या है? 180 माइनस सी। थीटा की वैल्यू क्या है? 180 माइनस सी। अब आप क्या करो, इस थीटा को यहां पे अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस सी, और इक्वल टू में क्या है? सी स्क्वायर। अच्छा, कॉस 180 माइनस सी क्या होता है? कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस 180 माइनस सी होता है माइनस का कॉस सी। क्या होता है? माइनस का कॉस सी। तो अब ये नेगेटिव टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी और ये सी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा। इनको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने से क्या आएगा? देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ये पॉज करके कॉपी कर लेना। इंटरचेंज करके आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab कॉस सी। अब अगर मैं 2ab को डिनोमिनेटर में ले गया तो मेरे पास कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी। कॉस सी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। चेक कर लो, ये मेरा वेरीफाई हो गया। तो जैसे कॉस सी वेरीफाई हो गया, मैं जैसे ही एक फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली, और बाकी के दो फॉर्मूलेस को एज इट इज कॉपी कर दूंगा। ये यहां कॉपी हो जाएगा और ये यहां कॉपी हो जाएगा।
ये है अपने कोसाइन लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया कि कोसाइन लॉ जब किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई होगा तो ये तीन फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। ये अपना क्या है, ये अपना डेरिवेशन है। क्लियर? अच्छा, कोसाइन लॉ और साइन लॉ दोनों में ही बड़ी ही यूनिक बात क्या है, बहुत अच्छी चीज इनकी कि ये किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो एक्यूट, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन, कोई सा भी हो, सब में अप्लाई होते हैं। ये बात मैंने आपको साइन लॉ में भी बताई थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज अभी वीडियो पॉज करेंगे, इसको एक बार खुद से डिराइव करेंगे आराम से। कोई भी डाउट है तो अभी इस डेरिवेशन को दोबारा सुन लो। ठीक है, और अगर नहीं है, आराम से डिराइव हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉज करो और एक बार इसे खुद डिराइव करो। अब देखो, ये क्वेश्चन करेंगे, कोसाइन लॉ पे बेस्ड है। क्यों है कोसाइन लॉ पे बेस्ड? क्योंकि ट्राइंगल की तीन साइड्स की बात हो रही है, दो साइड्स तो गिवन है और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। थर्ड साइड के सामने वाला एंगल भी हमको गिवन है। तो अगर मैंने आपको बोला कि मान लो ये ट्राइंगल है ए, बी और सी, ये एबीसी ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बी पे जो एंगल है वो 60 है और बी के सामने वाली साइड हमको फाइंड करनी है। तो मैं कॉस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस बी, बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, 60 डिग्री। ए स्क्वायर, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं, और कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, अपॉन में 2 इंटू ए इंटू सी। अब cos 60 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 9 माइनस के स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 18, ये इससे कैंसिल हो गया, 18 को यहां भेज दो। 36 प्लस 9 माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया 36 प्लस 9 माइनस का 18। तो अब अगर 36 प्लस 9 माइनस 18 करें तो 36 माइनस 9 हो गया यानी कि 27, के स्क्वायर हो गया 27, तो के हो गया अंडर रूट ऑफ 27, दैट इज 3√3। के की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ 27 विच इज 3√3। ये आपके ट्राइंगल की थर्ड साइड का मेजरमेंट है। ठीक है, तो अब क्या करना है, पॉज करके एक बार इसको ढंग से खुद से ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया ट्राई, करें आगे भाई। देखो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? अगर आपको कभी भी तीन वेक्टर्स एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं एट द सेम टाइम, उसमें काम आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को? अगर मान लो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहां पे तीनों वेक्टर्स लिख देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, इनके बीच में कॉमा भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी वेक्टर। जो पहले वाला वेक्टर है वो बाहर रहेगा और बाकी के दो वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट होगा और फिर आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट कैसे होता है, ये तो बहुत बेसिक है। देखो प्रोडक्ट कैसे होगा पहले समझो। बी और सी दो वेक्टर्स आपको दे रखे होंगे, आप क्या करोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे डिटर्मिनेंट बना के। डिटर्मिनेंट बना के आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा, उससे आपका कोई आंसर आया। ठीक है, आंसर आया, वो एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का इस ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है।
ठीक है, इस तरीके से आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। करें एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पर प्रैक्टिस। मैंने आपको बोला लेट ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। कोई भी रैंडम में 3 वेक्टर्स ले रहा हूं। b वेक्टर इज माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड c वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये 3 वेक्टर्स अपन ने अज्यूम कर लिए। अब अपन सबसे पहले इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी और सी का। पहली रो में आई जे के लिखेंगे, फिर बी वेक्टर के कोएफिशिएंट यानी कि स्केलर कंपोनेंट्स को लिखेंगे, और फिर सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को लिखेंगे। डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना आप सबको आ गया है। आई कैप के साथ इन 4 को लिखा जाता है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर माइनस का जे कैप आता है, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट किया जाता है। फिर प्लस का के कैप आता है जिसमें इनका प्रोडक्ट और माइनस इनका प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना कितना, माइनस का आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये है अपना क्या, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। कौन से 2 वेक्टर्स, बी और सी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2। तो ये हो गया -2 प्लस 4 प्लस 3, तो आंसर आ गया भाई 5। क्या आंसर आ गया, 5। ये अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर है। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी जो फाइनल आंसर है वो क्या आता है, वो एक प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या आता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि कांस्टेंट आता है। इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है बहुत। पढ़े आगे, पॉज करके इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आंसर है 5, बहुत इजी है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सबसे ज्यादा मेहनत बस उसी पे होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। और हो सकता है सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक भी आप इसी में करो, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने में, तो वो बस अवॉइड करना। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्या पढ़ते हैं अपन, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। देखो बहुत इजी रूल्स है। जैसे फर्स्ट रूल, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ए बी सी। क्या लिखा है, ए बी सी। ठीक है, अब ए है आपका फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे। अब इसका पहला रूल क्या है, इस फर्स्ट वाले को उठा के सबसे लास्ट में ले जाओ। फर्स्ट वाले को उठा के सबसे लास्ट में ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर फाइनली सेम आएगा। ये बड़ी यूनिक बात है। ठीक है, फर्स्ट वाले को उठा के हम कहां ले गए, सबसे लास्ट में ले गए, यानी कि अब ये थर्ड बन गया। या अपन इसको अभी 1 ही लिखते हैं, 2 और 3 अपनी जगह आ गए। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग। अब आप एक चीज और कर सकते हो, इस बी को उठा के और आगे ले जाओ, इसको भी सबसे लास्ट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा सी, ए और ये बी। इस पे नंबरिंग डालो भाई, ये ए है 1, बी है अपना 2 और सी है अपना 3। अब आप इनको नंबर्स से भी याद रख सकते हो, 1 2 3 इज इक्वल टू 2 3 1 इज इक्वल टू 3 1 2, 123 231 और 312 बराबर है। ऐसे ही याद रख लो, एक ही बात। नहीं तो आप ये समझ लो साइकिल घुमानी है ना, ए को पीछे ले गए फिर बी को पीछे ले गए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि मैं ए को बिल्कुल पीछे नहीं लेके जा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एबीसी का ऑर्डर है इसमें मैं कोई भी 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। ए को लास्ट में नहीं लेके जा रहा, मैं ए को बीच में रख रहा हूं। बी पहले, ए बीच में और सी बाद में। तो मैंने ए को उठा के पूरा एंड तक शिफ्ट नहीं किया, बीच में लाके छोड़ दिया, तो यहां पे एक चीज आ जाएगी, नेगेटिव साइन। ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर्स इक्वल हैं, अगर 2 वेक्टर्स इक्वल हैं, अब चाहे वो साथ में लिखे हुए हो या वो गैप देके अलग अलग लिखे हुए हो, है इक्वल, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0।
आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, आइडेंटिकल वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की? अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, और इनका आप कर रहे हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वो आ गया है 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये आपके 3 वेक्टर्स हैं ये कोप्लानर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लानर। ये क्या है? कोप्लानर। कोप्लानर वर्ड का मतलब क्या होता है? कोप्लानर वर्ड का मतलब होता है दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। प्लेन का मतलब हुआ कि भाई जैसे ये ए वेक्टर है, यहां पे बी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर सी वेक्टर ऐसे है तो मैं बोलूंगा देखो ए और बी तो एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है, लेकिन ये अलग प्लेन में। अब अगर ये यहां आ जाए तो अब क्या ये तीनों सेम प्लेन में हो गए? बिल्कुल, ये तीनों एग्जैक्टली सेम प्लेन में हो चुके हैं, हो गए तीनों। अब देखो ऐसे सेम प्लेन हो गया, ठीक है, ऐसे करोगे ऐसे सेम प्लेन हो गया, क्लियर, ऐसे करोगे ऐसे सेम प्लेन हो गया। तो जो वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ये समझ लो आपने एक प्लेट में या एक ट्रे में तीनों मार्कर्स को रख दिया तो वो प्लेट क्या बन गई? वो प्लेट या वो ट्रे जो है वो प्लेन बन गई। या आपने टेबल पे ले जाके रख दिया या आपने जमीन पे रख दिया तो वो जो फ्लोर है आपके कमरे का वो एक प्लेन है। उस प्लेन पे आपने तीनों मार्कर रख दिए तो वो एक प्लेन में। अब 2 मार्कर आपने ऐसे रख दिए जमीन पे और एक को खड़ा रख दिया दीवार के साथ, तो अब आप बोलोगे कि सेम प्लेन में? नहीं, बिकॉज फ्लोर और वॉल ये अलग अलग प्लेन्स है। या तो तीनों को खड़ा कर दो तो सेम प्लेन है, या तीनों को लेटा दो तो सेम प्लेन है। इसको बोलते हैं कोप्लानर। दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, प्लेन का मतलब इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर सा स्लैब है और तीनों वेक्टर्स जो हैं वो इसी में लाए करते हैं, इसे बोलते हैं कोप्लानर। तो अगर कभी भी आ जाए दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर, या आपको चेक करना हो वेदर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट, तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करो, यानी कि ये चीज, और फाइनली आंसर क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो अपन बोलेंगे यस दे आर कोप्लानर। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत इजी है। तो क्या करना है, पॉज करके इसको आराम से कॉपी करना है। पॉज कर लो और कॉपी करो। हो गया कॉपी? आगे पढ़े। अब है नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। क्या वर्ड है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। नाउ व्हाट इज पैरेललोपाइप्ड? अपन सबको पता है क्यूबॉइड क्या होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 डायमेंशन से बने हुए अपन फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसमें 6 फेसेस होते हैं। 4 तो होते हैं वर्टिकल अपने कमरे की वॉल्स की तरह, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर सीलिंग, यानी कि जो अपने घरों में रूम्स हैं वो क्यूबॉइड है। अब अगर आपके घरों में जो रूम्स है उनकी दीवारें सीधी ना खड़ी होकर टेढ़ी हो जाए, टेढ़ी कमरे हो, फ्लोर और छत तो सीधी है, वॉल्स हो जाए टेढ़ी, ऐसे फिगर को बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप्ड। ये एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये आपने एक और पैरेललोग्राम बना दिया, ये अपन ने पैरेललोग्राम्स बना दिए, क्लियर। और अब अपन इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसे फिगर को क्या बोला जाता है? पैरेललोपाइप्ड, क्लियर। ये आपका जो क्यूब सीधा खड़ा होता है वो टेढ़ा हो गया, ऐसे समझ लो। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, 3 वेक्टर है। ये तीनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स। क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स। मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है सी। अज्यूम कर लेते हैं ये ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं। तो इस फिगर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, और इसकी क्या निकाली जाती है? वॉल्यूम। क्या निकाली जाती है? वॉल्यूम। पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला है विच इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 को इनिशियल वेक्टर्स।
जो इसके 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रेड्थ को कर रहा है, और ये हाइट को कर रहा है। अब आप इसको वर्टिकल हाइट नहीं बोल सकते, आप इसको स्लैंट हाइट बोल लो, क्योंकि वर्टिकल तो बिल्कुल 90 डिग्री वाली होती है। ठीक है, तो अगर किसी भी पैरेललोपाइप के आपको 3 वेक्टर्स गिवन है जो उसके 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले से यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लॉजिक यूज करके उसकी क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ठीक है, इजी है। तो अब क्या करना है, पॉज करके कॉपी करना है, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज 7, वॉल्यूम क्या है 7 गिवन है, फाइंड करो लैम्डा। वॉल्यूम 7 गिवन है, लैम्डा फाइंड करना है। अच्छा, अब आपको और क्या गिवन है, ये 3 को इनिशियल वेक्टर्स गिवन है जो इस पैरेललोपाइप के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। आपको क्या करना है, लैम्डा निकालना है। ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने, यहां से हटा देते। क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, ये लिखा हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करा जाता है भाई, डिटर्मिनेंट बना के। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये पहली रो। दूसरी रो में बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को लिखो, और तीसरी रो में सी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को लिखो। अब आप इस डिटर्मिनेंट को क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। तो जब अपन एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करें इसको। आई कैप 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 1, बीच में क्या आता है माइनस, माइनस का जे कैप लैम्डा माइनस माइनस 3, और फिर प्लस का के कैप, ब्रैकेट में क्या आता है माइनस का 1 और माइनस का 6। ठीक है यहां तक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मेरा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप माइनस का लैम्डा प्लस 3 जे कैप, और ये माइनस का 7 के कैप। ये मेरे 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मैं ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। तो मेरे को ए वेक्टर गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। किसके साथ करना है, बी और सी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो ये रिजल्ट आया इसके साथ करना है। इसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। करें डॉट प्रोडक्ट। तो ये हुआ 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप, फिर माइनस का लैम्डा प्लस 3 जे कैप, और फिर माइनस का 7 के कैप। कैसे होता है भाई डॉट प्रोडक्ट, A1 A2। वॉल्यूम क्या गिवन है 7, वॉल्यूम की जगह 7 लिख देंगे, A1 A2, यानी कि 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1, फिर B1 B2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 3, और फिर 4 प्लस का 4 इंटू माइनस का 7। A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसका फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हो गया भाई 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 और माइनस का 28। तो बहुत इजी है यार। अब आप 4 लैम्डा और 3 लैम्डा को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 7 लैम्डा। 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, तो ये हो गया माइनस का 21। माइनस 21 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 28, क्योंकि 21 प्लस 7 28। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई, 4। लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई भाई, 4। यानी कि अगर इस पैरेललोपाइप की वॉल्यूम 7 है तो ये जो अननोन कांस्टेंट है सी वेक्टर में उसकी वैल्यू 4 है। क्लियर, आ गया समझ में। तो अब आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, कोसाइन लॉ क्या होता है, उसका डेरिवेशन सीखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लॉजिक सीखा है, और उससे रिलेटेड पैरेललोपाइप के बारे में पढ़ा है। बहुत इजी टॉपिक है। वीडियो को दोबारा सुनो अगर कोई भी डाउट है तो, नहीं है तो आप प्लीज बोर्ड पे से कॉपी मत करो, खुद प्रैक्टिस करो। बहुत इजी क्वेश्चंस है। डिटर्मिनेंट बनाना, इवैल्यूएट करना, ये बहुत इजी है, बहुत बार सिखा दिया।
रो और कॉलम को अवॉइड करके बाकी 4 पे फोकस करो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब क्या करेंगे, अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वेक्टर से रिलेटेड सब कुछ अपन ने कवर अप कर दिया है, पूरा टॉपिक ओवर हो गया है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप वीडियोस को दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।